आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है? जी जी वीडियो भी क्लियर है ना? जी। आवाज ऐसी गूंज तो नहीं रही है ना? मतलब समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ब्लूटूथ नहीं लगाया सब मैंने आज। क्लियर, सब क्लियर। चलो चलो बढ़िया। आ जाओ 46 पेज नंबर से। मैं पहले, चलो पहले समझा देता हूँ, है ना? बोर्ड पे देखो पहले। देखो, एक चीज होती है बॉन्ड, है ना? बॉन्ड्स क्या होते हैं? किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, किसी भी दो एटम के, किसी भी दो मॉलिक्यूल के भी बीच में कोई चीज बन रही है, उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड, है ना? कोई चीज, कोई अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्जन नहीं, कोई अट्रैक्शन फोर्स रहती है जब, है ना, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई? जी जी हाँ, अब वो फोर्स किस तरह का है ना, कैसे एक्ट करता है, उस हिसाब से तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं। और भी तरह के हो सकते हैं, वो बाद में समझ में आ जाएंगे, है ना, 11th क्लास में आते हैं वो सब। पर है ना, फिलहाल तीन तरह के बॉन्ड्स अपने काम के हैं, उसमें से भी तीसरा वाला इतना काम का नहीं है, मैं बता दूंगा। देखो, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड। अच्छा, अब देखो ये वाला जो सेक्शन है ना, इसमें एक लाइन पूरे टाइम याद रखनी है अपन को। तुम लोग को पहले ही रटा चुकी है मैंने, चैप्टर की शुरू में भी लिख चुका है। बताओ मेरे को, मेटल और नॉन मेटल, मेटल क्या करता था? लूज करता था या गेन मेटल करता लूज था इलेक्ट्रॉन? करता है, मेटल लूज हाँ, करता है, वो गेन करता है नॉन मेटल। बहुत बढ़िया, ये अच्छे से रट जाना चाहिए हमें। तो नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इस लाइन को अच्छे से याद रखना है इस पूरे सेक्शन के लिए, पूरे टाइम यही काम आती रहेगी अपन को। आ जाओ, तो अब आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट तीन तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है? अपन को फिलहाल जो इस चैप्टर में है ये है आयनिक बॉन्ड। अगला चैप्टर जो होगा कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें ये वाला आएगा, है ना? तो तभी पढ़ेंगे, इसकी मत चिंता करो। ये आज अपन को अच्छे से पढ़ना है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ही नहीं 10th क्लास में, 11th या 12th क्लास में आएगा, तो इसकी चिंता मत करना अभी, ठीक है? मैं आउटलाइन दे देता हूँ तीनों की ही, पर पता होना चाहिए तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं, है ना? ये एक साथ कहीं भी लिखा हुआ मुश्किल है कि मिलेगा, है ना? जैसे बुक में ऐसे तीनों बॉन्ड एक साथ नहीं लिखे हुए मिलेंगे, कभी ये वाला बॉन्ड, कभी ये वाला बॉन्ड, तो कंफ्यूजन होता रहेगा। एक साथ आज अपन तीनों को देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट में क्या होगा? शेयरिंग होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं बताता हूँ, तीनों को एक्सप्लेन करूंगा। और कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा? इसमें भी शेयरिंग होगी, पर थोड़ी अलग टाइप की होती है, देखेंगे इसमें। चलो ठीक है, अभी देखो मैं स्टार्ट करता हूँ समझाना। आयनिक बॉन्ड समझते हैं पहले। क्या हो रहा है? देखो, अपन को किसी भी एटम को क्या करना है? स्टेबल करना है। सबसे ज्यादा किसी, कोई भी एटम क्या चाहता है, कोई भी चीज क्या चाहती है दुनिया में? स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल कैसे होते हैं? अब ये चीज थोड़ी सी याद आ रही होगी, पहले कभी पढ़ा हो तो, एक ऑक्टेट करके कोई चीज होती थी, याद आ रहा है? जी जी हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट शेल जो है उनका, या वैलेंस शेल बोलते थे जिसको, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो उसको बोलते हैं कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बताओ, ये चीज जी याद आ रही है क्या तीनों को? जी याद है। हाँ, ऐसा नहीं भी याद नहीं आ रहा तो बस अभी समझ लो, है ना? ऐसा होता है। मयंक, आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ हाँ, बोलते रहना। तो जब अपन क्या करेंगे, किसी भी ऑक्टेट का, मतलब किसी भी एटम को स्टेबल करना चाहेंगे, तो अपना गोल क्या होगा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। यानी बाहर वाला जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। अच्छा, एक बार 47 पेज नंबर पे आओ, एक टेबल दिख रही है तुम्हें सामने? जी दिख रही। जी हाँ, आ जाओ, तो 47 पेज नंबर पे आओ, एक टेबल दिख रही है अपन को। तो उस टेबल में ध्यान से देखो, नोबल गैसेस लिखा है सबसे पहले। उनने 3 नोबल गैसेस लिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन। अब देखो, एक चीज और समझ लो, हल्का सा एक्सेप्शन है इस चीज का, कि 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में होने चाहिए। इसका दो एक्सेप्शन है बस, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो है, उन दोनों में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 से खुश हो जाते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। बाकी जितने भी एटम्स है वो चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यहां तक कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? नहीं। नहीं। चलो बढ़िया, देखो एक बार नोबल गैसेस को देखते हैं। तो टेबल फॉलो करते जाना मेरे साथ साथ, ये देखो, इस टेबल की बात कर रहा हूं, पहुंच गए तीनों? जी जी देखो भाई, तो नोबल गैसेस है। पहले हीलियम की बात करते हैं। हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसका जो के शेल है, के शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन की बात करूं मैं, है ना, तो हीलियम को तो 2 ही चाहिए थे,
तो इसका तो कंप्लीट है ऑक्टेट। नियॉन की बात करूं तो नियॉन में भी आउटर मोस्ट शेल देखो, एल वाला जो शेल है वो उसका आउटर मोस्ट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन की बात करूं तो उसका एम वाला शेल आउटर मोस्ट है, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं। तो आप नहीं। सोच के बताओ मेरे को कि जब इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, इसलिए तो नोबल गैसेस बोलते हैं इनको, है ना। नोबल है, इनर्ट है, यानी रिएक्ट ही नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट है ऑक्टेट उनका। चलो आ जाओ मेटल पे आते हैं अपन। अब देखो मेटल क्या करते थे, बताओ मेरे को, लूज या गेन इलेक्ट्रॉन को? लूज। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे मेटल, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। ठीक है भाई, तो अब मेटल्स को देखते हैं। मेटल में सोडियम की बात करें, सबसे पहला सोडियम है। उसका आखिरी वाला शेल देखो, आउटर मोस्ट कौन सा है मेरे को बताओ जरा, कौन सा आउटर मोस्ट है सोडियम का? एम। हाँ बहुत बढ़िया, एम शेल आउटर मोस्ट है। ये बात तीनों को समझ में आ रही है ना, आउटर मोस्ट? जी जी, वो पढ़ा है कि पिछले क्लास। हाँ वही वही, वो थोड़ा नाइन्थ का नॉलेज है ना, इसलिए मेरे को बार बार पूछना पड़ रहा है। तो आउटर मोस्ट शेल जो है उसका एम शेल है, इसको ही वैलेंस शेल भी बोलते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के मेरे को बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? एक। एक। तो अब सोचो, अगर मेरे को इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी क्या करना है, इसके आउटर मोस्ट शेल जो भी है, एल शेल है फिलहाल, नहीं कौन सा था क्या, एम शेल है फिलहाल। तो इसमें मेरे को क्या करना है, इसके आउटर मोस्ट शेल में मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो या तो मैं क्या करूं, मैं इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहूं कि 7 इलेक्ट्रॉन ले ले ये, या दूसरा काम क्या कर सकता हूं, मैं इसके लिए 1 एक दे इलेक्ट्रॉन दे दूं। हाँ 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं। अब ये अगर मैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन जाएगा? एल। हाँ इसका आउटर मोस्ट शेल एल बन जाएगा, क्योंकि भाई बाहर वाला जो शेल था उसमें आपको इलेक्ट्रॉन ही नहीं, खाली शेल का क्या मतलब है। तो आउटर मोस्ट शेल बन गया इसका एल, और एल में 8 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। ये कॉन्सेप्ट तीनों को समझ में आ गया? जी भैया, फिर के को जी। क्या बोलेंगे अपन? हाँ हाँ वापस बोलना गोपाल। वो के को क्या बोलेंगे फिर अपन? के तो कुछ नहीं है, वो सारे अंदर वाले ही शेल है, उनका कोई ऐसा नाम नहीं रहता है ना। ऐसा जी। कुछ नाम वैसे रहता है, मतलब वो 11th के काम का है, उसको अल्टीमेट शेल, फिर पेनल्टीमेट शेल, ऐसे करके थोड़े बहुत नाम रहते हैं, बिल्कुल काम के नहीं है अभी तुम्हारे, है ना। फिलहाल बस इतना याद रखना है, वो बाकी अंदर के शेल है उनसे मतलब नहीं है। रिएक्टिविटी कब होगी? आउटर मोस्ट शेल से होगी रिएक्टिविटी। तीनों की आवाज आनी चाहिए, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई भी डाउट नहीं है? नहीं है। नहीं, कोई डाउट। चलो बहुत बढ़िया। आ गया। अब देखो सोडियम का अपन ने देखा 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, आउटर मोस्ट शेल बन गया उसका एल वाला, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम को देखो, उसके आउटर मोस्ट में 2 है, तो वो 6 लेगा या 2 दे देगा, बताओ क्या आसान 2 दे पड़ेगा देगा। उसको? हाँ 2 दे देगा। इसलिए तो अपन बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये सारे लूज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए तो ये मेटल है। आ जाओ अगला वाला क्या है, एल्यूमिनियम। उसके आउटर मोस्ट में 3 है, वो तीनों दे देगा, है ना। अंदर वाले में 8 बच गए, ठीक है। पोटेशियम को देखो, उसका आउटर मोस्ट है एन शेल, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसमें। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। तो अब पोटेशियम जो है एन वाले शेल में क्या है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन है, वो उसको दे देगा। कैल्शियम आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, उनको दे देंगे, है ना। तो देखो उसके फिर पोटेशियम और कैल्शियम में देखेंगे अपन, तो अंदर वाला शेल कौन सा है, एम वाला, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है आगे बढ़ जाओ। जी। जी। अब देखो नॉन मेटल की बात करें, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा नॉन मेटल में भी क्या कहानी होगी। इनके में एल वाला जो शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब मेरे को बताओ जरा, ये 5 इलेक्ट्रॉन देंगे या 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेंगे? सोचो सोचो, ज्यादा अच्छा क्या है? 3 ले लेंगे। हाँ ये क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इसलिए इनको नॉन मेटल बोला गया। और मेटल क्या करेंगे, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल में छोड़ देंगे, तो उनके ऑक्टेट जो है अंदर वाला शेल बन जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही बढ़िया। अब कहाँ पहुंच गए अपन, नाइट्रोजन को जैसे देख रहा हूं मैं, तो इसके में 5 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले सेल में, ये 3 ले लेगा कहीं से, है ना, 5 देने के बजाय 3 ले लेगा। उसके बाद ऑक्सीजन में 6 है, 2 ले लेगा, फ्लोरीन में 7 है, 1 ले लेगा। उसके बाद फास्फोरस सल्फर क्लोरीन में देखो 5 6 7 वही वाली कहानी है, तो ये भी 3 2 और 1 ले लेंगे। कोई भी डाउट नहीं है ना पूरी टेबल में, किसी को तीनों की आवाज आनी चाहिए? नहीं, कोई डाउट नहीं। आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इससे अपन को समझ में आ जाएगा आयनिक बॉन्ड। अब यही होता है आयनिक बॉन्ड, जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन अपन, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
ये कब बनता है आयनिक बॉन्ड? जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं। क्या होगा उनके मिलने से? मेटल और नॉन मेटल जब मिलेंगे ना, तब क्या हो जाएगा कि ऐसा समझो, मेटल जो है वो क्या करना चाह रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल उससे इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो ऐसा जो बॉन्ड बनेगा जिसमें ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, मेटल ने छोड़ दिया, उसने ले लिया, है ना। बाकी वाले समझेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इन दोनों में ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसमें शेयर करते हैं, मैं बताऊंगा, है ना। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है पूरी तरह। यहाँ पे मेटल लूज कर रहा है, नॉन मेटल गेन कर रहा है, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यही पढ़ना है आज अपन। समझ में आ गया? जी जी तो ये बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। तो ये बात क्लियर रखते हैं, आयनिक बॉन्ड, ये अपन को समझ में आ जाएगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड पे आता हूं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होने वाला है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, और ये स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है। ये बनता है सिर्फ ओनली ग्रुप 14, ये लोग बनाते हैं सिर्फ। ऐसा भी नहीं है, मैं बताऊंगा बाद में, कि सिर्फ ओनली भी नहीं है, कुछ और भी होते हैं, हाइड्रोजन भी बना लेता है, कुछ भी बना लेते हैं, पर ज्यादातर ग्रुप 14 के मेंबर्स बनाते हैं ये वाला बॉन्ड। अब ग्रुप 14 कौन सा वाला था, याद करके बताओ मेरे को, तुम लोग ट्राई करो एक बार। ग्रुप 14 कौन सा वाला था, सोच के देखो। कसीगे सनपब। हाँ बहुत बढ़िया। ग्रुप 14 कौन सा वाला है, कसीगे सनपब। याद आ रहा हो, मैंने बताया था पहला वाला फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर वहां वाला जो है बल्गेंटल वो 13th है, उसके बाद 14 कौन सा हो गया, कसीगे सनपब। याद आ गया तीनों को? नहीं भी जी आया तो मत चिंता करो, पीरियोडिक टेबल अपन जब देखेंगे तब बहुत अच्छे से रट जाएंगी ये चीज। तो ओनली 14 ग्रुप के एलिमेंट्स यानी कसीगे सनपब वाले कोवेलेंट बॉन्ड बना पाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है अगले चैप्टर में जो पढ़ना है वो है कार्बन। ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, है C फॉर कार्बन, C फॉर कोवेलेंट। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, कार्बन। इसमें होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यानी ट्रांसफर नहीं किए। इसमें मेरा तेरा नहीं होता, इसमें दोनों के हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो मैं मीथेन का स्ट्रक्चर बताता हूं तुम्हें। मीथेन, मीथेन गैस का नाम तो सुना होगा ना कभी ना कभी। जी सुना है। ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर रहता है, CH4, है ना, उसका मतलब फॉर्मूला रहता है CH4। बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, अगले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। और ये जानना जरूरी है तीनों बॉन्ड में होता क्या क्या है ना। ये वाला अपन तो आज अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले, इन दोनों को जानना जरूरी है। तो मीथेन में क्या हो रहा है, शेयरिंग होगी अब इलेक्ट्रॉन की। किस तरह से, ही देखो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बीच में। दिख रहा है, शेयरिंग हो रही है। जी सोच के देखो, कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आती है ना? जी देखो वो मैं पीरियोडिक टेबल बनाने की तो जरूरत नहीं, ये चीज याद आ रही है, जी है ना। पहला जो ग्रुप होगा हाइली नागरकस्वर, उसमें कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल। उसके बाद अगला ग्रुप जो है सेकंड वाला बल्गेंट, सॉरी बेमक कासरबार, उसमें 2, बल्गेंटल में 3, और कसीगे सनपब में 4 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन वाला अपना नपस भी, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए अब वो नॉन मेटल बन गए, अब वो लेने पड़ेंगे उनको, है ना। अब पर इसके पहले जितने थे बल्गेंटल तक ये सारे मेटल थे, इसके बाद वहां तक जो नाइट्रोजन से ये क्या है, नॉन मेटल है। ये क्या होता है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं इनको मेटलॉइड बोल देते हैं, कार्बन को नहीं बोलते, कार्बन को नॉन मेटल ही बोलते हैं, वो रीजन समझोगे 11th में। पर इसके अलावा जितने हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सबको नॉन मेटल में वो क्या मेटलॉइड्स में काउंट करते हैं, है ना, क्योंकि बीच की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये दे भी नहीं रहे ले भी नहीं रहे, शेयर कर देते हैं। तो कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, बीच में रख दिया। कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन, अपना 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपने बीच में रख दिए, हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, अभी दोनों शेयर कर रहे हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन के भी है और कार्बन के भी है। तो ये देखो, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए, देखो हर एक में देखो, हाइड्रोजन को 2 2 2 मिल गए, कार्बन को कितने मिल गए, देखो 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए। देख पा रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो भाई, थोड़ी जी कहानी जी क्लियर हुई क्या? जी ठीक है, अगर हाँ, अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगले चैप्टर में इसको अच्छे से देखने वाले हैं। कोऑर्डिनेट और मैं एक बार बता देता हूँ, इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं समझ में आया, है ना, पर समझना अच्छा है कि समझ में आ जाएगा तो बहुत हेल्प होगी आगे जाके। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल। अब देखो लिगेंड्स का क्या मतलब होता है, लिगेंड्स ऐसे रेडिकल्स होते हैं। अब देखो अपन अभी देख रहे थे छोटे एटम्स की बात कर रहे थे,
कि ये कार्बन है, ये अपना कोई मेटल है, सोडियम मेटल है। यहाँ पे लिगेंड जो है ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप हो सकते हैं, समझे? जैसे ऐसा कुछ याद आ रहा है, मैंने बताया था ये रेडिकल्स होते हैं, जी SO4 माइनस, NO3 माइनस, याद आ रहा है ऐसा कुछ? जी जी नाइट्रेट, फॉस्फेट, बताओ तीनों को याद आया थोड़ा बहुत? हाँ, जी हाँ, तो ये क्या करते हैं, ये जो वो है अपने, ये लिगेंड्स का काम कर सकते हैं, मतलब एटम भी कर सकते हैं पर इनको लिगेंड्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देते नहीं है पूरी तरह। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, कोई लिगेंड है L करके, मैंने उसको लिगेंड बोल दिया, और यहाँ पे एक मेटल है। मेटल को क्या करना है, मेटल जो है यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने लगता है ना? देखो मैंने क्या बताया था, मेटल क्या करते हैं, बहुत स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से मिलते नहीं, बहुत मतलब अपन को बनाने पड़ते हैं लैब में ज्यादातर, तो ऐसे मिलने बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो मेटल जो है जैसे, वो क्या करता है, उसके उसकी क्या टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हमेशा, है ना, आयनिक बॉन्ड में, और 10th क्लास के लिए बहुत ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इतना काफी है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पर क्या करता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, समझ रहे हो? 6 या 7 जितने भी चाहिए वो ले लेता है। बात समझ में आई? ये एक बार फिर समझा दीजिए। हाँ हाँ, देखो मेटल को क्या करना चाहिए था, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, तो उसके लिए आसान ऐसा होता कि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता। पर कुछ अलग टाइप के, स्पेशल टाइप के मेटल होते हैं, है ना, वो बीच में आते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं उसको, उसकी बात चिंता करो। पर वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन और मिल जाए उनको, उससे वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसा चाहेंगे कि हमको 6 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? जी हाँ, ये कुछ स्पेशल टाइप के मेटल्स ही बनाते हैं लिगेंड्स, और डी ब्लॉक करके एक ब्लॉक होता है उसको, वो सब बहुत बात की कहानी है। ये वाला नहीं भी समझ में आएगा तो एकदम चलेगा, पर समझ में आ गया तो बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये कैसे बनेगा, इसमें क्या होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको एरो से। इसमें क्या हो रहा है, लिगेंड जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल को दे नहीं रहा है, पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड और मेटल के बीच में ही रखे हुए हैं। यानी अब ये इलेक्ट्रॉन मेटल को भी मिल गए हैं और लिगेंड के तो है ही, समझ लो? यहाँ भी शेयरिंग हो रही है पर कोई एक ही दे रहा है, देखो बाय वन। और यहाँ शेयरिंग हो रही है पर यहाँ पे दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, वो भी अपना एक रख रहा है, ये भी अपना एक रख रहा है। यहाँ पे लिगेंड ही अपने 2 रख दे रहा है बीच में, और वो मेटल और लिगेंड दोनों के माने जाएंगे। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो जी अब ये जो है, ये वाला कोऑर्डिनेट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th 12th की कहानी है ज्यादातर इसमें, है ना? तो ये नहीं भी समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, ये दोनों समझ में आना जरूरी है, स्पेशली आयनिक आयनिक वाला, क्योंकि अपन आज ही पढ़ने वाले हैं। आयनिक क्या है, एकदम सिंपल टाइप का, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, अपन देखेंगे। कोवेलेंट वाला भी थोड़ा कम समझ में आया तो अपन उसको देख लेंगे अगले चैप्टर में, कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है? पर तीनों का आइडिया लग गया ना? जी बोलो, तीनों की आवाज आनी चाहिए, तीनों का आइडिया लग गया एक एक? हाँ, जी चलो बढ़िया, आज अपन बस ये वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लो। ले लिया, ठीक है, बोर्ड ब्लर तो नहीं है ना? बिल्कुल। ले लिया। चलो ठीक है, आज एक बार अब फिर रीड कर लेते हैं, बाद में मिटा दूंगा मैं। 46 पेज नंबर पे आ जाओ, अपन रीड करना शुरू करते हैं। आगे तीनों स्टार्ट कर दूं? जी चलो देखो, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अपन ने मेटल की रिएक्शन पढ़ी अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में, अलग अलग चीजों के साथ, पर अब वो नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा स्पेसिफिकली वो देखने वाले हैं। बताओ मेरे को, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है इन तीनों में से? आयोनिक। आयनिक बॉन्ड। ये देखो, हाँ ये देखो, दिख रहा है ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड। चलो ठीक है, आ जाओ, रीड करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इन द अबव एक्टिविटीज यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट। व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर? लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9। अब वही मैं बोल रहा था, हल्की सी 9th की कहानी आई है यहाँ पे। उसके बाद वी लर्न दैट नोबल गैसेस व्हिच हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग, ऑक्टेट यानी कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट वाला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। इस चीज को बोलते हैं ऑक्टेट होना, है ना? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी इसके 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, ठीक है? उसके बाद लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
आ जाओ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने देखी ली टेबल में अच्छे से। वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, है ना। तो क्या करेगा ये बताओ मेरे को, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लूज करेगा? लूज करेगा। बहुत बढ़िया, है ना। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मेटल और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं नॉन मेटल। चलो बढ़िया। तो if it loses the electron from its m shell, then its l shell now becomes the outermost shell and has a stable octet। तो यहाँ पे क्या फायदा हो गया, लूज क्यों किया इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उसका पिछले वाला शेल तो भरा हुआ था ना, तो इसलिए उस वाले शेल में कैसे हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए उसको क्या बोलेंगे अब, स्टेबल हो गया उसका ऑक्टेट। बोलो बात समझ में आ गई ना? जी। हाँ अच्छा, अब ये देखो, ये हल्की सी वापस से 9 की कहानी आएगी। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम still has 11 protons but the number of electron has become 10। अब ये चीज थोड़ी याद आ रही हो अगर, तो न्यूक्लियस जो था इसका, जो भी एलिमेंट रहते हैं उनका जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते थे, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतने के उतने ही रहेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन जाता या आता था। ये चीज याद आ रही है? जी। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व करता था ना, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा बस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। but still has 11 protons but the number of electron has become 10, ठीक है। so there is a net positive charge on a sodium नहीं giving us a sodium cation Na+। ये बात समझ में आई, कैटायन क्यों मिल गया अपन को, प्लस चार्ज क्यों मिल गया? जी। क्योंकि हाँ, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है ना, उसको मैंने, जैसे सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं 11 है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास 11 प्रोटॉन होते हैं, है ना, और ऐसे न्यूट्रॉन भी होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। न्यूट्रॉन याद, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी कर लेंगे। 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, मत चिंता करो, 5th चैप्टर में सब याद हो जाएगा। और इसके इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, है ना, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये है मेरा सोडियम। बताओ ये बात समझ में आई, सोडियम कैसा है? जी। तो अभी क्या था, 2 और 8 10 और एक और 11, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है और अंदर 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इसलिए दोनों बैलेंस्ड है। अभी इसने क्या किया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, है ना, तो इसलिए आउटर मोस्ट शेल बन गया इसका ये वाला, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बचे अब इसका आउटर मोस्ट शेल। तो क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी बेसिकली क्या हुआ, 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया ना। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, नेट यानी ओवरऑल। बोलो बात समझ में आई? जी। आगे 9 की कहानी है बेसिकली। चलो ठीक है, आ जाओ आगे, मैं रीड करता हूँ। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन, देखो क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? क्लोरीन लेगा। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि क्लोरीन जो है नॉन मेटल है। चलो, ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वापस से मेरे को सोच के बताओ, क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, लेगा इलेक्ट्रॉन तो? पॉजिटिव। नहीं, वापस सोचो, इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो, नेगेटिव। हाँ, बात समझ में आई ना? जी। आगे क्यों नेगेटिव आएगा, बात समझ में आई? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी क्या हुआ, अब माइनस वाला चार्ज ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, और प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है सोडियम, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ऊपर देखो बोर्ड पे, इलेक्ट्रॉन उसने एक दे दिया था, तो उसने क्या किया, 1 प्रोटॉन अंदर ज्यादा है मतलब, तो इसलिए 11 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लगेगा अपन को ओवरऑल जब अपन देखेंगे, है ना। न्यूट्रॉन के तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो ओवरऑल क्या, प्रोटॉन पे एक ज्यादा प्रोटॉन है, इसलिए Na+ बोलेंगे। क्लोरीन में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो Cl- बोलेंगे। कहानी क्लियर है? तीनों की आवाज आनी चाहिए। जी क्लियर है। मैं गोपाल, तुम दोनों को भी क्लियर है? जी। चलो बढ़िया। उसके आगे, इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, अब देखो, अब यहाँ पे बनने वाला है आयनिक बॉन्ड। अब वो बेसिकली एक एग्जांपल दे रहे हैं, और ऐसे बहुत एग्जांपल आएंगे, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, अगर हम इन दोनों की रिएक्शन कराएं, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। तो अब क्या हुआ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया,